हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, चलो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी की क्लास की टाइमिंग दोस्तों डेली सुबह 9 बजे आप लोगों की रीजनिंग होती है, रात्रि 9 बजे आप लोगों की जीके होती है, रात्रि 10 बजे आप लोगों की मैथ्स होती है। सारी क्लासेज आप लोगों के लिए बेहतरीन चल रही है, बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। सारे एग्जाम्स की तैयारी एक में हो जाएगी, आप चाहे तो कॉम्बो बैच ले सकते हैं। चलिए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना, कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा निर्माण बैच, उसमें जाके बाय नाउ आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अच्छा देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताएंगे बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादप का अध्ययन। अब मैं आप लोगों को बता दूं, प्लांट के बारे में कई चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? अच्छा मुझे बताओ, प्लांट में जो टिश्यू यानी उत्तक पाए जाते हैं, क्या वो हम लोग पढ़ चुके हैं? क्या बोलो, यस और नो? दोस्तों प्लांट के अंदर जो सेल यानी कोशिका पाई जाती है, क्या इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? क्या क्लियर है क्या? तो बहुत सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, बाकी के जो चीजें हैं, जो हमारी बची हुई पार्ट है हमारा सिलेबस का, वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज यही है कि सर बॉटनी है क्या, वनस्पति विज्ञान है क्या? तो स्टडी ऑफ प्लांट यानी दोस्तों पादपों के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। इसमें प्लांट की में क्या क्या स्टडी करनी है, प्लांट का स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, इस प्लांट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है थियोफ्रास्टस ने। यानी मैं बोलूं कि बॉटनी में एक महत्वपूर्ण योगदान है थियोफ्रास्टस साहब का, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी यानी पादप विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे माना जाता है, थियोफ्रास्टस साहब को माना जाता है, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि गुरुजी इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो प्लांट में होती है वो क्या होती है? आपको पता है प्लांट जो होते हैं अपना भोजन खुद बना लेते हैं। भाई जैसे हम लोगों को तो भोजन के लिए हम लोगों को तो अन्य चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, हम लोगों को सब्जियां चाहिए होती है, हम लोगों को फल चाहिए होते हैं, अनाज चाहिए होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सर क्लास होगी नहीं होगी? अब हो जाएगी दोस्तों, मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस प्रक्रिया से प्लांट में क्या बनता है, भोजन बनता है, उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों यहां पर देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण यानी निर्माण। तो प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यह प्रक्रिया है क्या? तो वह प्रक्रिया जिसके तहत प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई आप लोगों का प्लांट है। क्लियर है दोस्तों? ये इसकी रूट जड़ें भी होगी। तो क्या करता है, ध्यान से समझो, ये प्लांट जो होता है वो लेता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, जड़ों से लेता है पानी। क्या लिया? एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों जड़ों से लिया पानी। अब ये तो हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब इसको भोजन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे पकाना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग मार्केट से आलू लेकर आ गए, तो क्या आलू से ही उस आलू को डायरेक्ट खा लोगे? क्या उसको पकाना भी पड़ेगा? यस और नो? तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अब इसको पकाना भी तो पड़ेगा। पकाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्लांट को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो जो इनके ऊपर सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो ये सन की एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। और दोस्तों साथ में ये क्या रिलीज करते हैं?
ऑक्सीजन गैस और कुछ वाटर भी। तो आप लोगों को ये रिएक्शन बिल्कुल ध्यान रखनी है। कई बुक में आप लोग क्या देखोगे, ऐसा दिया होगा 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल्स, मतलब ये आपको देगा C6H12O6 प्लस 6O2। देखो दोस्तों, आप लोगों को ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो वाटर होते हैं ये 12 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और 6 मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। तो कई जगह क्या दे देता है, बिल्कुल ये देता है कि नेट में इन्होंने 6 वाटर के मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब करें। क्लियर है भाई, जैसे 12 एब्जॉर्ब करें 6 निकाले हैं, ये बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो केवल 6 एब्जॉर्ब करें। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात है सर, क्या कि अगर आप लोगों से पूछा जाए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वेस्ट क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि ये वेस्ट है, इसका यूज नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया में, अगर प्लांट में जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया होता है उसमें कौन सा वेस्ट बनता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए दोस्तों, रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन प्रक्रिया हर जीव में होती है, आप में भी, मेरे में भी, चींटी में भी। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो दोस्तों कोशिका में यह प्रक्रिया होती है। कोशिका में एनर्जी के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, यूज होती है, और जब एनर्जी बनती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन कहीं पर भी हो, चाहे प्लांट में हो चाहे किसी भी एनिमल में हो, तो वहां पर वेस्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। चलिए अब दोस्तों आप एक चीज ध्यान समझिए कि प्लांट के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य से तो और भी अलग अलग प्रकार की किरणें आती है। तो कौन सी किरणें हैं जिनसे प्रकाश भोजन बनता है, तो दोस्तों जो विजिबल लाइट होती है ना, दृश्यमय प्रकाश जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसी से आप लोगों का क्या बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर आप लोग देखो ठीक है, चलिए यहां पर, अच्छा ठीक है। देखो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखो, जैसे प्लांट बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों प्लांट की कोशिका के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, हिंदी में भी प्लास्टिड बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आपको पता है प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो कलर वाले, रंग वाले, और एक बिना रंग वाले। तो जो कलर वाले प्लास्टिड थे उसको आपने क्या बोला था, आपको ध्यान हो तो बताइए, क्रोमोप्लास्ट। याद है या भूल गए? याद है, भूल गए? बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो कि हरा रंग का होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्लांट की कोशिका के अंदर एक प्लास्टिड पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है, दोस्तों इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल यानी कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं। सर ऐसा क्या होता है इसमें जिसकी वजह से यहां पर प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा है, बताओ बताओ बताओ। देखो दोस्तों इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है। दोस्तों पिगमेंट, एक पिगमेंट यानी एक वर्णक पाया जाता है। इस पिगमेंट का नाम क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल। सर इस पिगमेंट की वजह से क्या होता है, देखो पिगमेंट की वजह से पिगमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। दोस्तों मेरी तबीयत अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, एक फालतू के कमेंट कर रहे हो, फिर बोलते हो सर हम फ्री वाले बच्चे हैं, सर हमारे लिए भी मेहनत करो सर, जैसा पेड बैच में करते हो। तुम्हारे लिए कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम जब तुम्हारा रेस्पॉन्स देखता हूं तो पढ़ने वाले नहीं है, तुम्हारे लिए क्या मेहनत करी जाए। मतलब बुरा लग रहा है, आज मेरी तबीयत खराब है फिर मैं तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूं। मैं इससे बढ़िया केवल 1 बजे और 3 बजे क्लास लेता, बढ़िया। ठीक है, जो पेड वाले बच्चे हैं एटलीस्ट वो सीरियस तो है, तुम्हारे जैसे वो तो नहीं है।
क्लियर। तो इसमें एक पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। दोस्तों इस पिगमेंट का कार्य क्या होता है? पिगमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। तो इस क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से दोस्तों पौधों को हरा रंग मिलता है। अब सर ठीक है, इसकी वजह से रंग मिलता है हरा, और क्या काम है इसका? देखिए दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला, अवशोषित करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये जो क्लोरोफिल है यही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और जब सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा तभी तो दोस्तों आप लोगों का भोजन बनेगा। अगर मान लो सूर्य का प्रकाश अवशोषित ही नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। आगे बात समझ में? ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट की कोशिका के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्या इसमें कोई मेटल पाई जाती है क्या? हाँ दोस्तों, इसमें एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अंदर एक मेटल पाई जाती है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल एक मैग्नीशियम जो है ना वो पावर हाउस की तरह कार्य करता है। मतलब ये जो सनलाइट पड़ती है ना, सूर्य का प्रकाश, उसको एब्जॉर्ब करने में इस मैग्नीशियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। बताइए, चलिए बताओ, कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में भोजन के साथ में जो ऑक्सीजन बन रहा था वो वेस्ट ही है हमारे लिए। जो ऑक्सीजन बन रहा था वो वेस्ट ही, मतलब हमारे लिए क्या, सॉरी, प्लांट के लिए वेस्ट ही है। तो वो प्लांट का क्या है? एक वेस्ट सब्सटेंस है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। बताओ, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस तो दिन के समय होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया तो पूरे दिन भर चलती है, दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। तो क्या रात में रेस्पिरेशन होगा क्या? बिल्कुल। और रेस्पिरेशन प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए बताएंगे। स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों ऐसे आप लोगों के जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी। तो दोस्तों जिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उन्हें आप लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, क्योंकि यही क्लोरोफिल है जो कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ये तो निकाल और देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। बताओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्चुअल रिएक्शन ध्यान रखना है ना, वहां पर आपने देखा था 12 मॉलिक्यूल थे पानी के, फिर उनसे आप लोगों के 6 बन रहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, जैसे जो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट्स है सारे ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम सारे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, यानी वो भोजन के लिए किसी अन्य पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो दोस्तों इसको 2 पार्ट में आप लोग बांट सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसे आप लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी। और दोस्तों ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पे निर्भर रहते हैं उसे बोलते हैं विषमपोषी। जैसे हम भी तो विषमपोषी है। अरे हम विषमपोषी है या नहीं है? हम लोग डिपेंड रहते हैं ना प्लांट पे, क्योंकि उन्हीं से अनाज, फल, सब्जियां, ये चीजें हम लोगों को मिलती है। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में डिफरेंस क्या है? ऑटोट्रॉफ्स उन जीवों को बोलेंगे जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और विषमपोषी ऐसे जीवों को बोलते हैं जो कि किसी अन्य पौधे या किसी अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं। जैसे शेर क्या है? वो भी तो एक विषमपोषी है, हेटरोट्रॉफ है। जी सर, आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, जो आपके प्लांट की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, मैक्सिमम तो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, तो वो फिर अन्य पे निर्भर करते हैं। उसे आप लोग अलग अलग, उनमें भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो विषमपोषी के भी अलग अलग तरीके हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आ रही है बात यहां तक समझ में? बताओ।
बताइए, क्या बात आ रही है समझ में? आ जाओ दोस्तों। ऐसे आप लोगों के जीव जो अन्य किसी जीवित से अपना भोजन लेते हैं उसे आप लोग बोलते हैं पैरासिटिक यानी परजीवी, है ना। देखो, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, एक एग्जांपल है इसका कसकुटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अमरबेल, है ना। ये दूसरा वाला एग्जांपल ध्यान मत रखो, ये एक एग्जांपल ध्यान रख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो दोस्तों, अमरबेल जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कसकुटा, ये एक प्लांट है जो कि दोस्तों दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है। सर ये दूसरे प्लांट पे ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा है। क्योंकि दूसरा प्लांट जब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाएगा तो ये उससे ही क्या ले लेगा? भोजन ले लेगा। तो ऐसे प्लांट को आप लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट यानी परजीवी पौधा। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों। दूसरा एक होता है आप लोगों का सैप्रोफिटिक, मृतजीवी पौधा। दोस्तों ऐसा आप लोगों का पौधा जो किसी डेड पार्ट से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे दोस्तों कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे फंगस, आपने नाम सुना है फंगस, कवक। जैसे दोस्तों एप्पल कहीं पर गिर गई, कहीं पर, या आपने कुछ छिलका वगैरह डाल दिया, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं। अब देखो आपने कोई मान लो कुछ फ्रूट कहीं पर डाल दिया, तो वो डेड पार्ट है ना वो, क्योंकि अब प्लांट से कनेक्टेड नहीं है वो फ्रूट। तो जो भी आप लोगों के कोई डेड पार्ट होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, तो अगर कोई उसको अपना भोजन बनाता है तो ऐसे जीवों को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है। और ऐसे प्लांट जो डेड पार्ट को अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट यानी मृतजीवी पौधे। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मशरूम जो आप लोग खाते हो, है ना, मशरूम वो इसी प्रकार से है ना, किसी अन्य पौधों से, कोई अन्य डेड पार्ट होता है ना, उससे क्या करते हैं? अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। दोस्तों एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पादप। दोस्तों ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अन्य इंसेक्ट होते हैं ना, कीट, उसको क्या कर लेते हैं दोस्तों? अपने में ट्रैप कर लेते हैं। जैसे दोस्तों इसके दो एग्जांपल है, एक तो पिचर प्लांट। दोस्तों पिचर प्लांट में क्या होता है? इस प्लांट की दोस्तों जो पत्तियां होती है ना, बिल्कुल पिचर की जैसी होती है, कलश की जैसी होती है, बिल्कुल इस टाइप की होती है। और इनके अंदर क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यानी जैसे ही कोई कीट इधर आएगा तो वो इसमें डूब के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और प्लांट फिर उस इंसेक्ट को, कीट को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनको पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, इसकी पत्तियां जो होती है ना, उसमें कांटे जैसे होते हैं। तो जैसे ही आप कोई इंसेक्ट, कीट इनकी पत्तियों पे आके बैठेगा, वो पत्तियां जो होती है ना मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कीट मर जाएगा। और फिर उस कीट को दोस्तों प्लांट क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं, सर जी एक दिन मैराथन लगाकर पीछे का सारा बायोलॉजी रिवाइज करा दीजिए। अच्छा, तो ये भी मैं कराऊं आपको? पढ़ाऊं भी मैं, रिवाइज भी कराऊं, फिर एक दिन आप ये भी बोल दोगे गुरुजी एक दिन मेरे घर पे आके नोट्स भी बना दो, अभी तक आपने जो भी पढ़ाया है सारे नोट्स बना दो वो मेरे। फिर एक दिन बोलोगे गुरुजी मेरा भी एग्जाम है तो घर पे आके मुझे सब, है ना, मेरे को सब रिवाइज कराओ बैठ के। फिर बोलोगे गुरुजी मेरा एक एग्जाम है, आप ही दे आओ। तो सारा काम ही मैं कर लूं, फिर है खुद क्या करोगे तुम? चलो आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ ये वाला आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, ये एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण में। तो ये 3 प्रकार के प्लांट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सुनो, ये इसी में डाल दो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई दोस्तों फोटोसिंथेसिस की बात। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, कई बार प्लांट में जब एक्स्ट्रा पानी होता है ना, तो जब उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो उसका जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। सर ये कैसे होता है? जैसे देखिए दोस्तों, आपको पता है जो प्लांट की लीफ होती है ना, पत्तियां,
उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, खुलते हैं, बंद होते हैं। तो जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अगर मान लो ये खुले हुए हैं, तो इसका जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश जब प्लांट पर पड़ता है तो इसका जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है। अब दोस्तों वाष्पोत्सर्जन आप लोगों का 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्र वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक होता है आप लोगों का लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी मसूराकार वाष्पोत्सर्जन, और एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। सर इसमें डिफरेंस क्या है, देखो दोस्तों ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र, इनके माध्यम से होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था ना प्लांट कोशिका के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था। बोलो यस और नो। तो दोस्तों प्लांट का जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है ना वो ऐसा ही होता है, रंध्र के माध्यम से ही होता है। दोस्तों एक होता है लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। देखिए दोस्तों लेंटिसेल्स या लेंटिकेल कुछ भी बोल दो आप लोग, तो दोस्तों इनके माध्यम से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब सर ये लेंटिकेल होता क्या है, देखिए दोस्तों ये जो तना होता है ना, तने में कई बार आपने दरारे से देखी होगी, तो ये जो तने की जो दरारें होती है ना, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। दोस्तों कई आप लोगों के प्लांट होते हैं, कई प्लांट होते हैं दोस्तों जिनकी पत्तियों पे है ना ऐसा मोम जैसा पदार्थ होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं क्यूटिकल, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। तो दोस्तों कई बार ट्रांसपिरेशन इन क्यूटिकल के माध्यम से भी होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ चलिए। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का ट्रांसपिरेशन, बेसिक सी चीज है, कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक इसमें, प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन। और आज आप लोगों का बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल मैं उसका टेस्ट लूंगा बायोलॉजी का, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी पूरी बायोलॉजी अच्छे से हो गई, जिन्होंने मेरे साथ में पढ़ा है? थोड़ी देर बैठ लेता हूं दोस्तों, बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी बायोलॉजी मेरे साथ में पढ़ ली है? पढ़ ली पूरी, तो अच्छी बात है। रिवाइज करना उसको, कल टेस्ट लेंगे उसका। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन की। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो प्लांट में 3 हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। एक है दोस्तों आप लोगों का साइटोकिनिन हार्मोन, एक जिबरेलिन हार्मोन, एक ऑक्सिन हार्मोन। और दोस्तों 2 हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, एक है एब्सिसिक एसिड और एक है एथिलीन। ये 2 हार्मोन दोस्तों एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल 4 हार्मोन दिए गए हैं, एक्चुअली प्लांट में 5 होते हैं। एनसीईआरटी में आपको केवल 4 दिए हुए और 4 ही से क्वेश्चन पूछते हैं। इन चारों को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो आप एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ये 4 आप लोगों के हार्मोन है। आइए हम लोग एक एक हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है। देखो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है सेल का इलोंगेशन करना, यानी कोशिका का। एक लड़का है सुपरस्टार रघु। सुपरस्टार रघु क्यों तुम नाटक करते हो पढ़ाई करने का? एक बच्चा बोल रहा सर विटामिन नहीं पढ़ाओगे क्या, इसका नाम है सुपरस्टार रघु। क्यों नाटक करते हो पढ़ाई करने का? तुमको यही नहीं पता हम लोग विटामिन पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे होते हैं बस तुम नाटक करते हैं क्लास में आके, सर ये कब कराओगे? उनका कोर्स ही नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने मुश्किल से 4 क्लास नहीं देखी होगी अभी तक। उन्होंने मुश्किल से 4 क्लास नहीं देखी होगी, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। बहुत कम बच्चे हैं जो डेली पहली क्लास से अभी तक पढ़े हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर विटामिन आपने नहीं कराया, एक बच्चा बोल रहा है सर जीवों का वर्गीकरण नहीं कराया। इनको यही नहीं पता जीवों का वर्गीकरण एनसीईआरटी से हटा दिया गया है।
इनको यही नहीं पता, क्या करें अब बताओ। आ जाओ आ जाओ। चलिए दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है देखो दोस्तों। प्लांट की जो सेल होती है ना, कोशिका, उस कोशिका की क्या करता है, ये लंबाई बढ़ाता है, सेल इलोंगेशन में इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है सर, ऑक्सिन हार्मोन पाया कहां पर जाता है, बनता कहां पर है, ये जो स्टेम है ना, तना, तो तने का जो टिप होता है ना, सिरा, तने के सिर में आप लोगों को ये वाला हार्मोन बनता है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां पर जो कोशिकाएं है, तो क्या ऑक्सिन हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाता है क्या, सेल का इलोंगेशन कराता है क्या, बोलो यस और नो। यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि दोस्तों ये एक सेल यानी कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। यस, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर क्या यहां की कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो यहां से स्टेम यानी तना भी बढ़ेगा क्या। तो दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये स्टेम यानी तने की ग्रोथ भी करवाता है, बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन को लाइट यानी प्रकाश से बहुत दिक्कत है, यह हमेशा अंधेरे की ओर भागता है। कहां पर, अंधेरे की ओर। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका तना है, तने के अंदर ये गुलाबी कलर का आप लोग जो पदार्थ देख पा रहे हो ना, ये मान लो ऑक्सिन है। तो देखिए दोस्तों यहां पर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब आया तो ऑक्सिन हार्मोन हमेशा प्रकाश से दूर भागता है, तो ये इस साइड आ जाएगा। आपको दिख रहा है गुलाबी वाला पदार्थ सारा इस साइड आ गया, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, बोलो यस और नो। ठीक है। अब दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्लांट की सेल की लेंथ बढ़ाता है, पादप की कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस साइड बढ़ेगी, इस साइड नहीं बढ़ेगी। तो इस साइड ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से, इस साइड नहीं होने की वजह से ये एक तरफ झुक जाएगा क्या। तो क्या ये सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाएगा क्या, सूर्य की तरफ झुक जाएगा क्या। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि कोई प्लांट होता है जो कि सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, आप लोग बोलोगे ऑक्सिन हार्मोन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी असमान वितरण। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सिन की तरह ये भी क्या करता है, स्टेम यानी तने की वृद्धि करता है। क्लियर है सर, इसका और क्या कार्य है दोस्तों, ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है, अंकुरन में। अंकुरन किसको बोलते हैं, जब आप लोग बीज कहीं पर डालते हो तो क्या पूरा का पूरा प्लांट उग जाता है क्या, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन यानी अंकुरन। सिमिलरली दोस्तों किसी प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं, पुष्प आते हैं, इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों का ये वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों एनसीईआरटी में केवल ये लाइन लिखी गई है, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये दो चीजें भी आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों साइटोकिनिन हार्मोन। देखो दोस्तों पढ़ाई नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं, खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। देखो कोई नहीं, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। देखो दोस्तों, जब ग्रोथ होती है तो क्या पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। आगे बात समझ में। ठीक है सर, बीमारी डिजीज अभी बाकी है। हाँ रघुवीर जी। दोस्तों जितने भी टॉपिक बाकी है ना, आपको लगता है सारे कमेंट करते हो, तुमको एक एक को भी मैं बताऊंगा, जितने भी है ना आपको लगता है ना, और सर ये मतलब तुमको मुझसे ज्यादा पता है, मतलब वहां बैठ के कमेंट कर रहे हो सर ये टॉपिक नहीं हुआ, ये एक विटामिन बोल रहा है, एक पता नहीं ये क्या बोल रहा है। जितने टॉपिक लगता है ना सर कि सर मेरे को लगता है ये टॉपिक बाकी, सारे कमेंट कर दो। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों ये कार्य क्या करता है दोस्तों, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट योगदान है इसका। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बनना। क्लियर है क्या। चलिए अच्छा, मैं आप लोगों से बोलूं ये वाला कहां पर आपको मिलेगा, जहां पर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता होगा, बोलो यस और नो। तो जब किसी बीज को आप लोग डालते हैं कहीं पर तो नया पौधा बन जाता है ना, तो यानी वो वहां तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, यानी वहां पर तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये वाला हार्मोन ज्यादा कहां पर मिलता है दोस्तों, सीड में यानी बीज में, और कहां पर,
फ्रूट्स में यानी फलों में ये वाला हार्मोन ज्यादा पाया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या है, जो लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, तो दोस्तों उसको खोलने के लिए भी ये वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों ये वाला यूज आपसे नहीं पूछेगा, आप लोगों से दोस्तों यही वाला यूज पूछेगा। ये 2 लाइन जो लिखी है इसी से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। देखो सारे हार्मोन अभी तक जो मैंने बताया सारे ग्रोथ करवाते हैं, ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ रोकता है, इनहिबिट करता है, ये प्लांट की ग्रोथ रोकता है। सर कैसे, आप लोगों को मैं बता दूं, जो पत्तियां मुरझा जाती है, जो पत्तियां गिरती है, झड़ती है, उसके लिए यही वाला हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, पत्तियों के गिरने के लिए और पत्तियों को मुरझा जाने के लिए। साथ में दोस्तों स्टोमेटा को बंद करने में भी आप लोगों का ये वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एथिलीन हार्मोन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ना ग्रुप डी में आएगा, क्योंकि ग्रुप डी में पूरी एनसीईआरटी फॉलो होती है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, आप नहीं भी पढ़ोगे काम आप लोगों का चल जाएगा। दोस्तों जब आप लोगों के फल के पकने के लिए यही वाला आप लोगों का रेस्पॉन्सिबल होता है, सीड डोरमेंसी यानी बीज निष्क्रियता। बीज निष्क्रियता का मतलब क्या है, जब आप लोग बीज डालते हो तो कई समय तक कुछ कुछ प्लांट होता है जिनमें कोई गतिविधि नहीं होती, उनके बीज डालने के 6 महीने तक कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद में कुछ प्लांट में ग्रोथ नजर आएगी। तो ये जो पीरियड होता है ना जहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलती, उसको सीड डोरमेंसी आप लोग बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, फ्रूट्स वगैरह गिरना, फल वगैरह गिरना, फ्लावर वगैरह गिरना, इसके लिए भी इस वाले हार्मोन का इंपॉर्टेंट काम होता है। चलिए दोस्तों पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, फलों में कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो हार्मोन है ना, साइटोकिनिन हार्मोन, ये आप लोगों का बीज में और फलों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखो आप लोग देख भी पा रहे होंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन प्रमोट करता है। देखो फ्रूट्स में और सीड में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, मैंने बताया था ना। चलो बताओ दोस्तों, तने की ग्रोथ कौन करवाता है, एक तो ऑक्सिन हार्मोन था और एक कौन सा था, जिब्रेलिन हार्मोन था। ऑप्शन नंबर डी है ना, मैंने आपको बताया था। चलिए तो दोस्तों ये हो गई अपनी पूरी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट। अब मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट करो आपको जो लगता है वो टॉपिक नहीं हुआ, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिलेक्शन करवाना है, आपको अंधेरे में नहीं रखना। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो मैं ही तो दूर करूंगा, कौन करेगा, ठीक है। जैसे एक बच्चा बोला कि गुरुजी डिजीज यानी रोग नहीं हुआ। दोस्तों डिजीज वाला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी से हट गया है, इस बार आप लोग देख भी सकते हो, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को डिजीज से देखने को नहीं मिला। एक बच्चा बोलेगा कि गुरुजी वो एड्स से क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों एड्स आप लोगों का दिया गया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। क्लियर है, तो डिजीज का जो है वो आप लोगों का पूरा हट चुका। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को पढ़ना है, हालांकि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने अभी यूट्यूब पे कुछ समय पहले मैंने क्लास ली थी, आप लोग देख सकते हो, हालांकि डिजीज आपका हट चुका। हाँ एक चैप्टर आप लोगों का जो है, जो हमारा बाकी है दोस्तों, वो है आपका जेनेटिक्स, है ना, बस एक चैप्टर जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। तो दोस्तों अभी जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी मैं आप लोगों का एक चैप्टर में करा दूंगा। हालांकि दोस्तों जेनेटिक जो चैप्टर है ना, आप लोग अभी यूट्यूब पे डालना, मैंने 3-4 महीने, बस एक चैप्टर अपना बचा हुआ है, बाकी मैंने सारा आप लोगों को करा दिया जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। तो आप लोग दोस्तों जैसे डिजीज 16 नंबर की क्लास है ना, आई थिंक इसके बाद ही मैंने आप लोगों को कराया था ये जेनेटिक्स वाला, ठीक है। बाकी अब आप मुझे बताओ आपको एक भी लगता है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। दोस्तों ये जीवों का वर्गीकरण आपके एनसीईआरटी से हट चुका है, इस बार आप लोगों के एनसीईआरटी से कई चैप्टर हटाए गए हैं, तो उसमें भी ये है। अच्छा अब आप लोग, मैं आपसे पूछ लूं, अब आपने तो पूछ लिया, अब मैं पूछ लूं क्या, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी बायोलॉजी हो गई है बहुत अच्छे से, मैंने पहली क्लास से आज 26वीं क्लास से मैंने पूरी अच्छे से कवर करी है, कितने ऐसे बच्चे हैं बताओ। तो दोस्तों कल एक लाइव टेस्ट ले लूं पूरी बायोलॉजी का जो अभी तक हमारा हुआ, देखते हैं कितनी चीजें याद है नहीं है, और फिर मंडे से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिजिक्स करें या केमिस्ट्री करें, आप जो बोलेंगे वो कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, मंडे से फिजिक्स करें या केमिस्ट्री करें आप मुझे बताएंगे। कल हम लोग लेंगे, फ्राइडे है, बायोलॉजी का लाइव टेस्ट लेंगे, ठीक है। और सैटरडे और संडे को आपको पता है ग्रुप डी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को 26 क्लास में पूरी बायोलॉजी कराई है, आप साथ में बहुत अच्छे से मेहनत करिए।
दोस्तों कल क्या मैं लाइव टेस्ट ले लूं? तैयार है बायोलॉजी लाइव टेस्ट, पूरी बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, पूरी बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मंडे से फिजिक्स करे केमिस्ट्री करे आप मुझे बता दीजिएगा, और दोस्तों कल हम लोग लेंगे लाइव टेस्ट, ठीक है। बाकी दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है, इसको जोड़िए। सारे एग्जाम की तैयारी आप लोगों का एक ही बार में हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। आप चाहे तो दोस्तों कॉम्बो ले सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को जाना है, कोर्स वाले सेक्शन में जाना है दोस्तों। निर्माण बैच रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन कॉम्बो करके बाय नाउ करके जैसे पेमेंट करेंगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।